हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो कल का जो टॉपिक हमने लिया था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। और आज हम यहाँ पर आपके लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो इसके मैंने 3 पार्ट किए हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट को समझेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम समझने वाले हैं चालक और अचालक में अंतर। ठीक है, तो चालक और अचालक में देखो क्या अंतर होता है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ 2 गोले बनाए हैं, एक चालक गोला है और एक अचालक गोला है। तो मेनली अंतर जो होता है इनमें आवेश वितरण के आधार पर ये होता है कि जैसे आप इस चालक को आवेश देंगे तो चालक को दिया गया आवेश सारा उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके आयतन में नहीं जाता है। भले से ठोस हो फिर भी इसके आयतन में नहीं जाएगा अंदर, ठीक है ना। जबकि अचालक को जब हम आवेश देते हैं तो वह उसके पृष्ठ के साथ साथ उसके आयतन में भी चला जाता है। ये एक नेचर होती है चालक और अचालक की। तो ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश पृष्ठ के साथ साथ इसके आयतन में भी वितरित होता है। तो ये नेचर आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले डेरिवेशन में इस नेचर का यूज़ हम करने वाले हैं। तो चलिए अपना अगला डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, डेरिवेशन है हमारा, हमें क्या करना है, हमारे पास एक अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका है। अचालक शब्द पे आप ध्यान दें, अचालक पट्टिका है। और पट्टिका मतलब शीट मान सकते हैं। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। देखो पहले मैं आपको चित्र से एक्सप्लेन कर देता हूँ हमें करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास अपरिमित का मतलब हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि वह अनंत की ओर जा रही है, मतलब इसका फैलाव मानो इनफाइनाइटली बहुत ज़्यादा है। मतलब ऊपर भी अनंत तक जाएगी, साइड में भी अनंत तक जा रही है, नीचे भी अनंत तक जा रही है। जितना मैक्सिमम इसका विस्तार हो सकता है वो यहाँ पर लिया गया है। और इसको हमने चार्ज कर रखा है, ठीक है ना। और चूंकि अचालक पट्टिका है तो इसमें आवेश जो है इसके आयतन में भी जाएगा, जितनी इसकी मोटाई होगी उसके अंदर आयतन में भी चला जाएगा। हमें इस पट्टिका के कारण इसके मान लेते हैं कहीं इसका मिड पॉइंट है ओ, हालांकि अनंत विस्तार के लिए मिड पॉइंट हम ढूंढ नहीं सकते हैं, पर हम मान लेते हैं चित्र के अनुसार कि इस बिंदु ओ से आर दूरी पर जो बिंदु पी है, इस पर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि यह पट्टिका यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। जैसे कल हमने तार के लिए ज्ञात किया था, तार के कारण, ऐसे हमें यहाँ पर इस पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और पट्टिका पे जो पृष्ठावेश घनत्व है वो सिग्मा के बराबर है। पट्टिका हम जानते हैं इसमें इसकी मोटाई बिल्कुल कम मानी गई है, तो इस पे जो है पृष्ठावेश घनत्व को डिफाइन किया गया है। तो पृष्ठावेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा माना गया है। तो यही मैंने इसकी प्रस्तावना में लिखा है, आप देखो। माना एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टिका है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें इस पट्टिका के कारण इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखो कल जो अपन ने सिद्ध किया था, जैसे तार के कारण हमने सिद्ध किया था कि तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है, ऐसे पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी क्षैतिज दिशा में ही होता है। उसको हम यहाँ प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज दिशा में होता है। इस पट्टिका का जितना विद्युत क्षेत्र होगा उसका क्षैतिज दिशा में ही प्रभाव आएगा, क्योंकि सभी अल्पांश, जितने भी अल्पांश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे उनके ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाते हैं। इस पट्टिका में जितने भी छोटे छोटे अल्पांश बन सकते हैं उनके जो विद्युत क्षेत्र निकलेंगे उनके केवल एक्स घटक ही जुड़ेंगे, उनके वाई घटक या ऊर्ध्व घटक निरस्त हो जाते हैं। तो ये बात भी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब हमें देखो यहाँ पर गाउस के नियम से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और गाउस का नियम जो है तभी लगता है जब आप एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हम यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करेंगे अभी, और उस गाउसीय पृष्ठ के द्वारा इस पट्टिका पर कोई आवेश परिबद्ध करवाएंगे। पट्टिका के कोई ना कोई भाग को हम परिबद्ध करवाएंगे ताकि हम वहाँ पर गाउस का नियम लगा सकें। तो एक अगला जो चित्र है मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने अपनी जो पट्टिका है इस पट्टिका पर आवेश परिबद्ध करने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ एस की रचना करी है। और ये गाउसीय पृष्ठ ऐसा है जिसकी टोटल लंबाई जो है 2r है। आप देखो ये इधर से जा रहा है और पट्टिका के बीच में से निकल कर फिर बाहर आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप उसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। ये पट्टिका इस तरीके से है, तो पट्टिका के अंदर से निकल रहा है इस तरीके से। आप ऐसे मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरा हाथ अगर पट्टिका है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। तो इधर भी r लंबाई है और इधर भी r लंबाई है, तो टोटल इसकी लंबाई जो है अपने गाउसीय पृष्ठ की वो 2r है। अब यहाँ पर हमें जो हमने जो लिया है इसका अनुप्रस्थ काट हमने कैपिटल A के बराबर लिया है। अनुप्रस्थ काट आप जानते हैं, ये जो एरिया होता है किसी भी बेलन में, जो ये एरिया होता है पूरा, इसको हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट हमने कैपिटल A मान का लिया है। अब जैसे ही ये
बेलन ये गाउसियन पृष्ठ के अंदर से निकलेगा तो इस जगह ये पट्टिका पर आवेश परिबद्ध करेगा, अपने अंदर एक आवेश ले लेगा अपने क्रॉस सेक्शन के बराबर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो इसने आवेश यहाँ पर इसके अंदर परिबद्ध किया है वह Q बराबर सिग्मा ए होगा, क्योंकि आप जानते हैं, चूंकि हमने पढ़ रखा है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। पट्टिका पर अगर सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है तो सिग्मा बराबर Q बाई ए से हम कह सकते हैं कि परिबद्ध आवेश का मान यहाँ पर Q बराबर सिग्मा ए होगा। अब चूंकि एस बंद पृष्ठ है तो हम इसके लिए गाउस का नियम अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले मूल नियम से फ्लक्स निकालूंगा, इस गाउसियन पृष्ठ एस से निकलने वाला फ्लक्स मैं मूल नियम से निकालूंगा, फिर उसी फ्लक्स को मैं गाउस के नियम से भी निकालूंगा और दोनों को बराबर करेंगे हम, तो हमारे पास इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा, जैसे हमने तार वाले डेरिवेशन में किया है। तो बिल्कुल सिमिलर वैसे की वैसे स्टेप्स कुछ चलने वाली है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस पृष्ठ जो हमारा जो पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ है हमारा बेलनाकार है, इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं जैसे अपन ने किया था। तो ये जो वक्रीय पृष्ठ है, इसका वक्रीय पृष्ठ को मैं यहाँ पर S1 नाम दूंगा और साइड के जो वृत्ताकार भाग हैं, जैसे ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है, तो इनको मैं नाम दे रहा हूँ S2 और S3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन पृष्ठों पे अगर अपन विचार करें तो S1 जो पृष्ठ है आपका, तो S1 पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे आप चले जाओ, ठीक है ना, जो अपना वक्र पृष्ठ है इस पर आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पर जो आप अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे उनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। जैसे मैंने एक जगह शो किया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर अपन एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज रहती है, परत के कारण हमेशा क्षैतिज आती है, तो विद्युत क्षेत्र तो हमेशा क्षैतिज ही रहेगा। और इस बिंदु पर अगर अपन ds के डायरेक्शन लेंगे तो उस अल्पांश के लंबवत वो ऊपर की ओर आएगी, तो ये कोण 90 डिग्री आएगा। और ऐसा इसी बिंदु के लिए नहीं होगा, इस पृष्ठ पे जितने भी बिंदु हैं सबके लिए ऐसा ही होगा। ऐसे ही जब हम S2 पे विचार करेंगे तो S2 के किसी भी बिंदु पर आप, जैसे P बिंदु पर आपने एक अल्पांश ले लिया यहाँ पर, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्षैतिज रहेगी और अल्पांश जो आपने लिया है तो अल्पांश की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही निकलेगी। तो S2 के किसी भी बिंदु पर E और ds वेक्टर समांतर रहेंगे। ऐसा ही S3 पे भी होगा, S3 में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी और ds जो वेक्टर रहेगा वो इसके समानांतर ही रहेगा। तो इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हम यहाँ गाउसीय पृष्ठ S को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें S1 वक्रीय व S2 तथा S3 वृत्तीय पृष्ठ हैं। S1 तो वक्रीय है और S2 S3 वृत्तीय पृष्ठ है। तब संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स, पहले मैं इसको मूल नियम से निकाल रहा हूँ। संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम फाई लिखते हैं और संपूर्ण फ्लक्स में इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो इंटीग्रेशन हमें इस S सरफेस पे करना पड़ेगा E डॉट ds के लिए। ठीक है। अब इसी को हम आगे 3 भागों में, S पृष्ठ को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, तो इसको मैं ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ, E डॉट ds S1 पर प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds S2 पर प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds S3 पर। तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं आगे। तो देखिए आप यहाँ पर फाई बराबर हम लिखेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर साइड में, हमें इनमें से क्या बन रहा है वो सब यहाँ बताना पड़ेगा, तो उसके सम्मान में हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहले S1 के लिए लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर S1 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जो हमारा वक्रीय पृष्ठ S1 है इसके हर बिंदु पर क्या हो रहा है, E वेक्टर लंबवत है ds वेक्टर के। कोई सा भी अल्पांश ले लो आप, इस पृष्ठ पे कहीं भी चले जाओ, दोनों लंबवत रहेंगे। इसका अर्थ निकलता है कि E डॉट ds जो रहेगा वह 0 रहेगा। ठीक है। लंबवत होने के केस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तथा S2 व S3 पृष्ठ पर, S2 पे चले जाएं या S3 पे आ जाएं,
तो हम कहेंगे यहाँ पर ई वेक्टर समानांतर है डी एस वेक्टर के। इसका अर्थ रहेगा कि ई डॉट डी एस जो है वो बन जाएगा ई डी एस, उसको हम ई डी एस लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ यहाँ पर, ये तो हमारी टर्म 0 जाएगी और ये टर्म हमारी S2 के लिए ई डी एस बन जाएगी और S3 के लिए भी हमारा समाकलन ई डी एस बन जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आप चूँकि हमारे हम इस पृष्ठ के S2 पृष्ठ या S3 पृष्ठ पर परत से समान दूरी पर है, इधर जाएं चाहे इधर साइड पे जाएं, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान ही आएगी क्योंकि परत से उसकी दूरी एक समान है। तो इसका मतलब हो गया कि विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर एक समान होगा। तो वापस हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि S2 व S3 पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, एक समान होगा, अतः हमें हर बार कारण देना पड़ता है भाई, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कारण देना पड़ता है कि हम इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं। तो हम इसको बाहर निकालेंगे अब, तो E इंटीग्रेशन डी एस S2 पर प्लस E इंटीग्रेशन डी एस S3 पर। ये जो अपन नीचे लगाई है लिमिट कहलाती है, सिंबॉलिक लिमिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कि हम इस पृष्ठ पर समाकलन कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसका अर्थ है कि S2 पृष्ठ का समाकलन कीजिए आप, या S2 पृष्ठ पे जितने भी अल्पांश हैं सबको जोड़ दीजिए। तो अपना जो S2 पृष्ठ है वृत्ताकार पृष्ठ, अगर इसके सारे अल्पांश जितने भी लूँगा मैं उनको जोड़ दूंगा तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। और इस पूरे एरिया को हमने पहले ही अनुप्रस्थ काट A मान रखा है, तो इस वाले भाग को भी मैं A लिख सकता हूँ और ऐसे ही इस वाले भाग के लिए भी सेम आएगा, तो इसको भी मैं A लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास EA प्लस EA, और इस तरह से फाई का मान हमारे पास आ जाएगा 2EA। तो यहाँ पर मैंने मूल नियम से फ्लक्स की गणना कर ली है, फाई बराबर 2EA आ गया है। अब यही गणना हम गाउस के नियम से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने बंद गाउस से प्रश्न लिया है। तो अब मैं गाउस के नियम से भी फ्लक्स निकालता हूँ, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा वापस। आप साथ साथ नोट भी करें, अपने नोट्स जरूर बनाएं, यही आपसे कहना है। तो अब लिखते हैं हम गाउस के नियम से, गाउस के नियम से पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे इसको फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि देखो गाउस पृष्ठ ने इस जगह पे आवेश परिबद्ध किया है, ठीक है ना। तो वो आवेश वहाँ पर हमने समीकरण 1 में Q लिखा था, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और Q की वैल्यू वहाँ समीकरण 1 से रख देंगे तो सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये समीकरण नंबर हमारे पास हो जाएगी 3। अब समीकरण 2 और 3 में जो फ्लक्स हमने निकाला है वह एक ही पृष्ठ के लिए निकाला गया है, अतः दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 का मैं यूज़ करूँगा तो देखो क्या होगा, 2EA जो हमें समीकरण 2 में मिला है वो बराबर होगा समीकरण 3 के सिग्मा A बटा एप्सिलॉन नोट के। अब आप देखो यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो इस तरह से हमने इस अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण, पट्टिका के कारण यहाँ पर इससे ठीक r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो हमने पता लगा लिया है। इसका मान E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है। और आप एक विशेषता देखें यहाँ पर कि इस फॉर्मूले में r नहीं आया है, दूरी पर दूरी का प्रभाव नहीं है यहाँ पर, देखो आप इसमें r का कहीं भी रोल नहीं आया है। इसका मतलब हम यहाँ ये भी मान सकते हैं कि पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, मतलब हर जगह एक समान होता है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली देखने में कम आता है, पर यहाँ पर थ्योरेटिकली तो यही बात प्रूव हो रही है कि आप पट्टिका के चाहे पास रहें चाहे पट्टिका से दूर चले जाएं, हर जगह विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही आएगा। अब तक हमने जितने भी डेरिवेशन पढ़े हैं उन सब में ऐसा नहीं हो रहा था, उन सब में ई का मान कहीं ना कहीं आर पर निर्भर था। आप किसी भी डेरिवेशन को उठा के देख लीजिए, पर यहाँ पर ऐसा पहला डेरिवेशन ही हमारा आया है जिसमें ई का मान जो है आर पर निर्भर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, आप इसको जरूर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर कुछ अब रिजल्ट्स लिखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ E का मान R पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात पट्टिका के कारण सर्वत्र
विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। हमने दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना, पट्टिका के द्वारा, क्योंकि आर पे निर्भर नहीं है। अब इसका अगर हम आलेख बनाए, ई व आर के मध्य आलेख, तो आर पे निर्भर है ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं एक्स अक्ष पे अगर दूरी आर को ले लेता हूँ और वाई अक्ष पे मान लो मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ले लिया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कुछ ना कुछ मान रहेगा। जैसे मान लो ये कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, तो ये मान नहीं बदलेगा आर के साथ, लगातार एक जैसा रहेगा। तो इस तरह से आपको जो ग्राफ मिलेगा वह एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अपना डेरिवेशन यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये डेरिवेशन जो हमने किया है ये हमारा अचालक पट्टिका के कारण है। ऐसा ही कुछ डेरिवेशन चालक पट्टिका के कारण भी होता है, परंतु एनसीईआरटी के कोर्स में उसको दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला जो होता है उसका वो लिखाऊंगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, ताकि आपका कंपटीशन में भी वो चीज़ें कभी कभी काम आती है। पट्टिका, चालक पट्टिका के कारण भी विद्युत क्षेत्र में याद होना चाहिए। तो आगे मैं उसको लिखता हूँ। तो अचालक पट्टिका के डेरिवेशन के बाद हमें यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो है चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका डेरिवेशन हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर हमें रिजल्ट जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो चालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र से दी जाती है। अगर अचालक की जगह चालक परत हो सेम उसी कंडीशन में, तो उसके लिए ई का मान आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्क क्या है कि अचालक में यहाँ 2 आया था, इसमें 2 नहीं आ रहा है, और ये भी देखो आर पे निर्भर नहीं है। इसका मतलब चालक पट्टिका भी क्या करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो अगर ये चालक परत है तो किसी भी बिंदु पी पर आप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर जगह विद्युत क्षेत्र एक समान ही रहेगा, और वह सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो अचालक से दुगना है, आप देखो उसमें था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उससे दुगना हो गया है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, परंतु रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसे मान लो ये तो धनावेशित, हमने इसको धनावेशित कर रखा है, तो धनावेशित होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र जो होता है इससे दूर की ओर जाता है, ठीक है ना। पर अगर यही पट्टिका ऋणावेशित हो तो फिर क्या होगा, माइनस अगर इसके ऊपर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इसकी और आएगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर धन आवेशित पट्टिका है, चालक हो चाहे अचालक हो, तो उसका विद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर होता है, और अगर वो पट्टिका ऋणावेशित है तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी में है, उनको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 24 है ये, और ये क्वेश्चन हमें चालक परत के लिए दिया हुआ है। देखो डेरिवेशन तो हमारे पास चालक परत का नहीं है एनसीईआरटी में, पर क्वेश्चन चालक परत से लिया हुआ है उन्होंने। तो आप देखो क्या क्वेश्चन है, 2 बड़ी धातु की प्लेटें, धातु का मतलब हो गया चालक, प्लेटें एक दूसरे के समांतर व निकट रखी हुई है। जैसे मेरे ये हाथ हैं तो एक दूसरे के समांतर से और पास पास रखी हुई है, इस तरह से प्लेटें रखी हुई है, आपको ऐसे समझना है इसको, ठीक है ना। और इनके भीतरी फलकों पर पृष्ठावेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। इन पर जो पृष्ठावेश घनत्व है उसके चिन्ह विपरीत होने का मतलब है हो गया कि एक पे पॉजिटिव आवेश है, एक पर नेगेटिव आवेश है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव आवेश है और सेकंड प्लेट पर नेगेटिव आवेश है, तो इसका पृष्ठावेश घनत्व प्लस सिग्मा मानेंगे, इसका माइनस सिग्मा मानेंगे। और इसका परिमाण भी दे रखा है हमें, सिग्मा का मान दे रखा है 17 × 10⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर पॉजिटिव में मान लेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव में मान लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो आपकी पहली प्लेट है इसके बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र का मतलब होता है बीच में नहीं, दोनों के बीच में नहीं, बाहर की ओर, मतलब जैसे लेफ्ट में, तो इसके लेफ्ट में हम ज्ञात कर लेंगे, तो इसके बाह्य कहलाएगा। तो हम ए पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, टोटल कितना विद्युत क्षेत्र यहाँ बन रहा है। ऐसे फिर उसने पूछा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो ये दूसरी प्लेट है तो इसके बाह्य क्षेत्र में, तो हम सी पॉइंट पे ज्ञात करेंगे। और तीसरा पूछा है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, मतलब हम बी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसके आंसर निकलेंगे, बस आपको डायरेक्शंस का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं नंबर 1 का आंसर देता हूँ यहाँ पर, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का मतलब हो गया पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, मतलब हम बिंदु ए पर ज्ञात करेंगे। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा और किस किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो आप देखो बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो पहली परत के कारण भी आएगा
और दूसरी परत के कारण भी आएगा, क्योंकि दोनों पे आवेश है तो दोनों ही अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो ए पर हमें इनका परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप देखो कि ए पर जो प्लस का विद्युत क्षेत्र आएगा वह प्लस प्लेट से दूर जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ ए पॉइंट को ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए पॉइंट है हमारा। तो इस पहली प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र रहेगा, मान लो ये प्लेट ऐसे रखी हुई है और ये प्लेट जो है आपकी धनात्मक है। चलो मैं कुछ यहाँ पर एक बुक लेता हूँ, बुक से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपनी ये परत है, ठीक है ना, अपनी इस तरह से ये परत रखी हुई है और ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये धन आवेश है, तो धन आवेश का विद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर चलता है। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की तरफ इसका विद्युत क्षेत्र इससे दूर आएगा, मतलब वो इस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ए पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो इसको हम नाम दे देंगे E1, ई फर्स्ट का विद्युत क्षेत्र लेफ्ट की तरफ। इसी ए पॉइंट पर अब ये आपकी जो दूसरी परत है किधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो आप देखो दूसरी परत जो है आपकी वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, माइनस ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित क्या करता है, ऋणावेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को अपनी ओर रखता है, ठीक है ना। अगर यहाँ कोई परीक्षण आवेश रख दूँ तो उस प्लेट की ओर खींचेगा वो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो इस परत का जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो उसकी ओर जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो बिंदु ए पर हम कह सकते हैं कि जो सेकंड परत का विद्युत क्षेत्र है वह दाईं ओर रहेगा। तो इस तरह से ए पर दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक तो पहली परत के कारण, एक दूसरी परत के कारण, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमें यहाँ परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो मैं यहाँ परिणामी तीव्रता निकालता हूँ। बिंदु ए पर परिणामी तीव्रता, इस परिणामी तीव्रता को हम ई नाम देंगे। और यहाँ पर मैं ये देख लूँगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़े में से छोटा को घटाऊंगा और डायरेक्शन को मैं मैनुअली रखूँगा। वेक्टर फॉर्म से हल नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर मैनुअल डायरेक्शन का यूज़ करते हुए मैं हल करूँगा। तो यहाँ पर देखो कि दोनों का जो विद्युत क्षेत्र आएगा, अब दोनों पे पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है, और चालक का जो विद्युत क्षेत्र होता है वह परत के कारण होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो दोनों का ई अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नोट ही आएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो पहली परत का अपन रखेंगे ई फर्स्ट माइनस ई सेकंड, इसको हम कह सकते हैं। तो ई फर्स्ट भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा, माइनस दूसरी परत का भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ही होगा। मैंने यहाँ माइनस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि डायरेक्शन को मैं मैनुअली ले रहा हूँ, इस माइनस से हम डायरेक्शन नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों का मैंने परिमाण ही लिया है। अब दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु ए पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होगा। तो हमें यहाँ डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही जीरो हो गया है। तो इस तरह से हमने पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब मैं दूसरा लेता हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको। चलिए दूसरी प्लेट के लिए निकालते हैं हम। देखो आप दूसरी प्लेट हमारी है ये वाली, इसका बाह्य क्षेत्र कहलाएगा सी बिंदु। सी बिंदु इसके बाह्य क्षेत्र में है, ठीक है ना, दोनों के बीच में नहीं है, बाह्य क्षेत्र में। तो उस बिंदु पर क्या होगा, तो अपन सी बिंदु को यहाँ ले लेते हैं पहले। अब सी बिंदु पर हम विचार करें तो सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दोनों मिलकर उत्पन्न करेंगे वापस। तो पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डायरेक्शन अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ परीक्षण आवेश को भी रख के इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ परीक्षण आवेश रखूँगा तो ये परत धनावेशित है, तो धनावेश उस परीक्षण धनावेश को दूर हटाएगा। इसका मतलब इस परत का विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा, और वैसे भी हम जानते हैं कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर होता है। तो सी बिंदु पर फर्स्ट परत का विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होएगा, इसको अपन दाईं ओर लिखेंगे ई फर्स्ट। ऐसे ही जो ऋणावेशित परत है तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होता है, तो ये सी बिंदु को या परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो इसका विद्युत क्षेत्र जो आएगा सी बिंदु पर वह बाईं ओर आएगा। सी बिंदु इसके कारण जो होगा, या सी बिंदु पर जो परीक्षण आवेश होगा वो बाईं ओर खींचेगा, तो हमने इसको बाईं ओर दिखाया है। अब हम नेट विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अतः यहाँ अपन सेकंड का आंसर कर रहे हैं। अतः सी पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता ई बराबर, अब दोनों देखो फिर अपोजिट हो गए, तो अपन इसमें किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। तो हम वापस ई सेकंड माइनस ई फर्स्ट करेंगे, तो दोनों के मान बराबर हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना, और ये मान जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये मान भी हमारे पास जीरो आ गया। अब हम तीसरा ज्ञात करते हैं, आंसर नंबर 3। तो थर्ड का आंसर करते हैं। थर्ड में हमें क्या करना है, दोनों परत के बीच में ज्ञात करना है। दोनों परत के बीच में मतलब बी बिंदु पर हमें ज्ञात करना है। बी बिंदु को हमने वहाँ मान लिया है। तो बी बिंदु के लिए अगर हम देखें तो बी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र किस तरीके से होंगे,
तो आप देखो बी बिंदु के लिए हम देखें तो इस पहली परत से बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूर की ओर जाएगा, या परीक्षण आवेश को अगर हम देखें तो परीक्षण आवेश इस परत के कारण दाईं ओर जाएगा, तो पहली परत का विद्युत क्षेत्र दाईं ओर आएगा, इसको हम ई फर्स्ट कह देते हैं। और सेकंड परत का जो विद्युत क्षेत्र है हम देखें यहाँ पर, तो ये बिंदु जो है यहाँ पर जो परीक्षण आवेश होगा इस परत के कारण भी दाईं ओर ही जाएगा, क्योंकि माइनस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी ओर ही होता है। तो यहाँ पर देखो कि जो सेकंड परत का विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन भी दाईं ओर ही आ रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो हम कहेंगे अतः बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता, इसको हम ई नाम देते परिणामी तीव्रता को, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने से जुड़ेगी, ई फर्स्ट प्लस ई सेकंड, और दोनों का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और डायरेक्शन मैनुअली हम कहेंगे राइट डायरेक्शन में है। बस ध्यान रखो कि आपको चिन्ह आवेश के नहीं लेने, जब आप डायरेक्शन मैनुअली लेते हैं तो आपको आवेशों के पृष्ठ आवेश घनत्व के चिन्ह नहीं लेने रहते हैं, उनके केवल परिमाण लेते हैं और डायरेक्शन को फिर हम मैनुअली देख कर वहाँ लिख देते हैं। तो यही प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक है ना। चलिए तो अपना ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रहा हूँ आपकी होम प्रैक्टिस के लिए, इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करें और इसके आंसर्स को आप मेरे को व्हाट्सअप करके बताएं। जिसके भी आंसर सही होंगे मैं उनके लिए रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट करें। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। प्रदर्शित चित्र में प्लेटें अचालक है, प्लेटें अचालक है, तब बिंदु ए कोमा बी कोमा सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ प्लेटें बना रहा हूँ। और इनके पृष्ठावेश घनत्व को मैं यही दिखा रहा हूँ, आप इस पृष्ठावेश घनत्व का ध्यान रखना। इसको मैंने सिग्मा बाई 2 माना है, ठीक है ना। परतें जो है अचालक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसको अपन मान लेते हैं माइनस प्लेट, और इस पर पृष्ठावेश घनत्व जो है वो माइनस के सिग्मा है। पॉइंट हमारे यहाँ पर है ए बी और सी। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसका आंसर आप मेरे को बिल्कुल अपने पेज पर लिख कर और आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सही होगा इसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आज से मैंने 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए भी सीरीज शुरू कर दी है, तो आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हो और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी बताएं कि 11th क्लास शुरू हो चुकी है। इसी तरह से चैनल को आप आगे बढ़ाते रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।